हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है हिंदी की क्लास सुबह 10 बजे से लाइव कर रहे हैं। आप लोग उसको भी ज्वाइन कीजिए। उसमें आइए, देखिए अपने आप को, देखिए आप हिंदी में कितने जितना भी पढ़ रखा है, क्या उतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको कितनी हिंदी आ रही है, अभी कितनी नहीं आ रही है, ज़रूर चेक करिए आके। क्योंकि वहाँ पर जब आप चेक करेंगे लाइव में, तब आपको कुछ चीज़ें नॉर्मल सी अच्छी होंगी और कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं। तो इस तरीके के क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। और बाकी ये जीएस का क्वेश्चन है, जीएस में हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं। आप इसको जरूर देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत से पुराने क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये सम्मिलित अवर अधीनस्थ लोअर की भर्ती परीक्षा 2019 में जो है, इसका ये पेपर है, परीक्षा 2019 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। इसमें पूरे 150 क्वेश्चन है, जिसमें 3 शिफ्टों में डिवाइड करके आपके सामने लाया गया है। हर पार्ट में आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए एक नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कुंजी पटल लघुपथ बोर्ड यानी कि शॉर्टकट विंडो प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। देखो दोस्तों, जब स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, जो स्टार्ट मेनू को दर्शाती है, जो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है, वो कंट्रोल+ESC होती है। क्या होती है? कंट्रोल+ESC। ठीक है, इसकी फिर आल्ट प्लस जो इंटर दे रखा है, इससे क्या होता है, ये चयनित विषय की प्रॉपर्टी जो होती है वो खुल जाती है। और कंट्रोल+ESC से इससे स्टार्ट मेनू खुल जाता है। कंट्रोल+Z से जो होता है अंडू हो जाता है। कंट्रोल+X से जो होता है कट, आपका एक्स वो कट हो जाता है। ये मैंने अपने कंप्यूटर वाले पोर्शन में इनकी ट्रिक्स बता रखी थी, बहुत आसानी से, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, जो आल्ट प्लस स्पेस बार होता है, इसमें प्रोग्राम का जो विंडो मेनू जो होता है वो खुल जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक है वो दोस्तों चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली, फिलिप डॉन एस्ट्रिच, जॉन गॉसलिंग। तो इसके जो कंप्यूटर के जनक हैं, आपने अपना चूज़ कर लिया होगा। नंबर 1 पहला यही है, चार्ल्स बेबेज ने ही इसका जो है आविष्कार या कह सकते हैं इनके जनक माने जाते हैं। और जेम्स जो गॉसलिंग दे रखे हैं, गॉसलिंग, ये जावा प्रोग्रामिंग के जनक हैं। ठीक है। और फिलिप डॉन एस्ट्रिच जो है, ये फादर ऑफ IBM जो PC है उसके जो है जनक हैं। और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW बोला जाता है, उसके जो हैं टिम बर्नर्स ली हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में किस दिन जारी किया गया था? मतलब विंडो 10 जो थी, पहले एक पूर्वावलोकन यानी कि एक, मतलब सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए किस दिन जारी किया गया था, ये उसकी डेट पूछी जा रही है। तो दोस्तों कि 1 जनवरी 2013 को, 12 जुलाई 2014 को, 1 अक्टूबर 2014 को, या 12 दिसंबर 2015 को। तो सबसे पहले जो ओवरव्यू यानी कि पूर्वावलोकन के लिए जारी की गई थी, तो वो 1 अक्टूबर 2014 को जारी की गई थी। ठीक, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बटेश्वर मेला है आयोजित किया जाता है। ये बटेश्वर मेला जो है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? कानपुर, वाराणसी, मथुरा या आगरा? तो जल्दी से देखिए, अपना लगा लीजिए। तो दोस्तों ये जो है कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? ये आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है। जो रुई की बुआई होती है, यानी कि जो कपास की बुआई होती है, उसके लिए उपयुक्त समय अप्रैल का जो है पहला पखवाड़ा होता है, ये उसी समय पे ये मेला लगता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में रुई कपास की खेती किस्म की बुआई का, ये क्वेश्चन आ गया। तो अप्रैल का जो है इसमें पहला पखवाड़ा अभी मैंने बताया। ठीक है। जो बटेश्वर वो मेला है, वो आगरा जिले के यमुना नदी के किनारे जो है बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में 86 मेले लगते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। ठीक, चलिए 6 नंबर देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। चलिए ये देखिए, 20.21%, 20.23%, 20.30%, 20.32%। यहाँ पे बहुत गंदा गेम किया गया है आपके साथ में, जिससे आपको, अगर आपने पढ़ा भी हो और याद ना हो, तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर याद नहीं है तो ये अटेम्प्ट इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे 20 पॉइंट में दे रखे हैं। ठीक है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि थी, तो दोस्तों वो कितनी थी? 20.23% की प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? उत्तर प्रदेश की बात पूछी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए मैं आपको बता दूं, घटना चक्र की किताब ले लीजिए आप, अगर उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। तो जो किसके जिले में जो अफीम की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो दोस्तों ये गाजीपुर में स्थापित की जा रही है। और ये सेम डिट्टो क्वेश्चन अभी भी वैसे के वैसे ही इसमें बुक में छपे हुए मिलेंगे आपको। 8 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल के कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? कहाँ पे? रायबरेली, मुगलसराय, प्रयागराज या लखनऊ में? तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? रायबरेली में। ये जो है, जो आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जो है, ये रायबरेली में स्थित है। ठीक है। जो रायबरेली का लालगंज इलाका पड़ता है, ठीक है, वहीं पे भारतीय जो रेल की कोच फैक्ट्री है, निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जिसको कहते हैं, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। 9 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? काशी आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि काशी पड़ता कहाँ पे है। ठीक है। फिर किस नदी के किनारे? तो काशी जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे पड़ेगा। ठीक है। काशी जो है ये
गंगा नदी के किनारे, ये बहुत पुराना शहर भी कहा गया है, ठीक है। इसे घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसी शहर में जो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब आप ये है मुझे बताइएगा कि काशी किस शहर में पड़ेगा या किस शहर का नाम है, दूसरा नाम काशी है, क्योंकि इतनी हिंट्स आपको देनी बहुत है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या गोरखपुर? तो दोस्तों जल्दी से देखिए, ये आप बहुत सरल क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं, ये यूपी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए बहुत सरल सरल क्वेश्चन थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है ये लखनऊ में स्थित है दोस्तों, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का भाषा संस्थान है वो लखनऊ में है। एपीजे अब्दुल कलाम जो प्रावधिक यानी कि विश्वविद्यालय है वो भी लखनऊ में है। संगीत नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश की जो है वो भी लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी वो भी लखनऊ में है। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है और सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भी आपका लखनऊ में है। चलिए 11 नंबर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उपलब्ध उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये इतना सरल क्वेश्चन, अभी तक का जितने भी क्वेश्चन आपके 11 क्वेश्चन, पीछे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11वां क्वेश्चन ये सबसे सरल चिकन कारीगरी की है। और चिकन कारीगरी जो चिकन कारीगरी है ये कोई खाने वाला काम नहीं है, ये कपड़ों के ऊपर किया जाता है जिसको चिकन कहा जाता है। 12 नंबर, उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद में साड़ी, सीमेंट, कांच या ताले? तो फिरोजाबाद में सब कांच का सामान बनाया जाता है, खासकर फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? चलिए, ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम, हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के सिकंदर बेगम। ये जो 1857 का विद्रोह जो दबाने की जो अंग्रेजों की सहायता की थी वो अवध की बेगम, हजरत महल जो थी, इन्होंने जो है इसको मतलब अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 में जो है ये विद्रोह आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था? तो बैरकपुर से आरंभ हुआ था, ठीक है। बाकी जो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा और जो अन्य बड़े जमींदार जो लोग थे, इन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। इन लोगों ने भी की थी, लेकिन जो मेन थे, ठीक है, अच्छा सॉरी, प्रदान नहीं की थी। तो वही मैं सोचूं क्योंकि इन्होंने तो विरोध में मतलब इन्होंने तो इसको लीड किया था, ये जो, क्योंकि इनका नाम पूछा जाता है कि अवध से जो है 1857 के विद्रोह में शामिल जो नेतृत्व किया था वो लखनऊ मतलब अवध से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, ठीक है। जैसे कानपुर से नाना तात्या टोपे, इस तरीके से जो भी पूछे जाते हैं, तो नाना साहब या तात्या टोपे, जो इस तरीके के नाम पूछे जाते हैं, बिहार का अलग पूछा जाता है, सबके नाम अलग अलग पूछे जाते हैं। तो बेगम हजरत महल ने जो है दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। बाकी ग्वालियर के सिंधिया, हजरत के निजाम, भोपाल के सिकंदर बेगम और भी बहुत से लोग जमींदार लोग थे, इन्होंने सहायता की थी। 14 नंबर, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने की घोषणा कब की थी? 7 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1905। तो उस 19 जुलाई 1905 को जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया, ठीक है। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर जो है इस जो विभाजन के फलस्वरूप एक भारतवासियों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या था कि 1911 में जो था दिल्ली दरबार आयोजन में, जब दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, जो उसमें इनके जो प्रधानमंत्री आए थे इंग्लैंड की तरफ से, उन्होंने जो क्या किया था, इनको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, निरस्त कर दिया था। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता दोस्तों इसमें से लाला हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। गदर आंदोलन के नेता दोस्तों कौन थे? लाला हरदयाल। 1 नवंबर 1913 को जो लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और बाकी ये सोहन सिंह भाखाना इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। लाला हरदयाल इसके प्रधानमंत्री तथा काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 16 नंबर देखिए, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी आर अम्बेडकर ने या ज्योतिबा फुले ने? दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत से लोग जो है सत्याग्रह का नाम सुनते ही महात्मा गांधी पे चले जाएंगे, लेकिन ये जो महाराष्ट्र में जो महाड़ सत्याग्रह जो था ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य था इस सत्याग्रह का, उसका एक ही उद्देश्य था कि जो दलित वर्ग जो थे, दलित समाज जो था, उसको सार्वजनिक तालाब, झील आदि से पानी लेने या इस्तेमाल करने का अधिकार दिलवाना था। मेन चीज़ ये थी यहाँ पे। चलिए 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर ये यहाँ पे शब्द दे दिया गया तो आप आंख मीच के 1919 पे चले जाइए, क्योंकि जो भारत सरकार का अधिनियम 1919 था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, ठीक है। इस नियम के द्वारा हुआ क्या था, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली जो थी लागू कर दी गई थी। बस ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए फिर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो 2 सितंबर 1946 को, 14 सितंबर 1946 को, 24 अक्टूबर 1946 को, 14 नवंबर 1946 को। तो दोस्तों कब आरंभ हुई थी? देखो इसके लिए इस क्वेश्चन का आयोग ने नंबर जो था सबको दे दिया गया था।
ठीक है। हुआ क्या था, मैं आपको देखो पूरी स्टोरी बताता हूँ। जब सबसे पहले जो मुस्लिम लीग जो था वो अंतरिम सरकार में उसने शामिल होने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो कांग्रेस के जो नेता यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू के जो है इन्होंने बहुत प्रयास किया, तो मुस्लिम लीग ने जो अंततः यानी कि लास्ट में क्या किया कि 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल होने की मंजूरी दे दी। तो यानी कि 26 अक्टूबर, ठीक है, कब, 26 अक्टूबर 1946 को। तो यहाँ पे आपके सामने जो आंसर सही आएगा वो कौन सा आएगा, ये आंसर आपको लेना पड़ेगा, ठीक, 26 अक्टूबर 1946 को। चलिए आगे बढ़िए। 19 नंबर देखिए, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जब सिंपल सी बात है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ है, तो रेड क्लिफ जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 20 नंबर देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है, उसका हमसे यहाँ पे जो है ये पूछा जा रहा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और आपको ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो खंभात की खाड़ी में देखिए माही, साबरमती, कोयना या तापी। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे जो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, तो जो है खंभात की खाड़ी आपको पता होना चाहिए, जो गुजरात के साइड जो एरिया पड़ेगा उसी में खंभात की खाड़ी जो है वो स्थित है। खंभात की खाड़ी में ये कौन सी नहीं गिरती है, तो गोयना। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है, ठीक है। और जो कोयना नदी जो है कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है, जो कि महाकालेश्वर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ से निकलकर कराड़ जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है। चलिए, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। खासी जनजातीय पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, या मिकिर पहाड़ियाँ, या शिलांग चोटी। तो दोस्तों जो सबसे ऊंची मेघालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मेघालय में ये शिलांग चोटी जो है ये कही जाती है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीप पठार का ही विस्तारित रूप है, ठीक है। इतना आपके लिए याद रखने वाली चीज़ है, जो कि यहाँ पे मेन था कि जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शिलांग चोटी उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में, या बिहार में। तो जो जनजातीय जनसंख्या जो है वो सबसे मतलब कम कहाँ पे या बिल्कुल नहीं है, तो हरियाणा, गोवा, गुजरात या बिहार। तो दोस्तों हरियाणा में कोई जनजातीय संख्या नहीं है। चलिए 24 नंबर देखिए, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भयावता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। भूटिया जनजाति जो पूछी जा रही है ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या त्रिपुरा में। तो दोस्तों ये जो भूटिया जनजाति जो है ये आपको सिक्किम में मिलेगी, ठीक है। भूटिया के अतिरिक्त जो है सिक्किम में जो है एक दो और जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे लेपचा, शेरपा और लिम्बू, ये जनजातियाँ भी पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें शेरपा जनजाति पूछी जाती है। चलिए 25 नंबर, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार। सबसे ज़्यादा उसने जनसंख्या घनत्व पूछा है। जनसंख्या की बात होती तो उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात आ जाएगी तो वहाँ पर तुरंत आपका बिहार हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, आंध्र प्रदेश की निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। अच्छा, महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, या कावेरी बेसिन। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है, तो कृष्णा गोदावरी नदी जो है ये पेट्रोलियम से जुड़ी हुई है। चलिए 27 नंबर देखिए, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्बर्स कहाँ पर स्थित है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस या यूक्रेन। तो दोस्तों ये जो यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से माउंट एल्ब्रस ये है रूस में पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये संसार का सबसे बड़ा देश है जो रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो ये संसार का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसका जो विस्तार कहा जाता है तो वह यूरोप एंड एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 56-33 मीटर है। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता का अधिक संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 26। तो विधि के समक्ष जो समानता दी गई है दोस्तों, कानून के सामने अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सब जो है बराबर माने गए हैं, तो ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में उपाधियों अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। किसका अंत है, अस्पृश्यता का अंत है। चलिए 19 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या राज्य। अच्छा
तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं या सिद्धांत, उसमें ये शामिल है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति पर अधिकारी निम्नलिखित में कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अगर बात की जा रही है तो नियुक्ति का जो यहाँ पे कहने का अर्थ जो है एक ही है कि भारत में जो है किसी राज्य के राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता होगा कि कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है राज्यपाल का वर्णन किस भाग में किया गया है तो भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक जो है राज्यपाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वैसे तो 5 साल के लिए होता है, बाकी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इसको राज्यपाल बनाए रख सकता है। चलिए 31 मई देखिए, सॉरी 31 मई 2019 को भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? ये 2019 का क्वेश्चन है, करंट का है उस समय का, तो उसके लिए अजीत डोभाल थे। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बिल्कुल किया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अच्छा, शायद कुछ भाई मिसप्रिंट हो, वैसे महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन तो हमारे संविधान में दिया गया है। फिर महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। बिल्कुल पारित किया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन पर महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले आप उनको बताइए और उसके बाद आपके सदन, किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, आरोप जो होता है एक संकल्प यानी कि रेजुलेशन के रूप में होना चाहिए, और जो उससे पहले जो आपको 14 दिन पहले उनकी सूचना देनी होती है, और कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत से स्वीकृत होता है, तब यह जो है महाभियोग माना जाता है। 33 नंबर देखिए, 31 मई 2019, अब 2019 की बात है तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के भी टाइम नहीं खराब करते हैं। इसका जो आंसर था निर्मला सीतारमण थी, वित्त मंत्री, वो तो अभी भी हैं। चलिए जून 19 है, इसको खत्म करते हैं तुरंत। ये 7.3% था, छोड़िए। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना यानी कि PMMSY के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वित का अनुमोदित किया गया था? तो ये 35 में, ये 2017-18 का क्वेश्चन है, तब का क्वेश्चन का खत्म करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे किसमें? मंद औद्योगिकरण के, तीव्र औद्योगिकरण के, या औद्योगिकीकरण के, ब्रिटिश पद्धति के, औद्योगिकीकरण के, अमेरिकी पद्धति के। तो महात्मा गांधी किसके विरुद्ध में थे? तो महात्मा गांधी जो तीव्र औद्योगिकीकरण था उसके विरोध में थे। ठीक है, महात्मा गांधी खैर कई चीज़ों में कभी कभार जो है इतने गलत हो जाते थे, बाद अब हम लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने अगर ये चीज़ें ना की होती तो देश आज किसी और कंडीशन में होता। लेकिन महात्मा गांधी अपनी जिद और बच्चों की तरीके से हटी थे कि नहीं करना। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको चॉकलेट कहें मुझे चॉकलेट या टॉफ़ी चाहिए, नहीं मिलती है, ज़मीन में लेट जाते हैं, फिर हाथ पैर चलाने लगते हैं। महात्मा गांधी भी कई चीज़ों में उन्हीं बच्चों की तरीके से उनकी तुलना की जा सकती है कि महात्मा गांधी ने अगर कह दिया कि नहीं इसको अध्यक्ष बनाना है तो फिर वो कुछ भी हो जाए, नहीं करोगे तो सत्याग्रह करने लगते, खाना पीना छोड़ देते थे। तो लोग थक हार के कहते थे कि ठीक भैया आपकी बात हमने मान ली। तो महात्मा गांधी इन चीज़ों में कभी कभार जो है गलत करते थे। बाकी जो तीव्र औद्योगिकीकरण के विरोध में थे, इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें इसके बारे में बताया था। चलिए मानते हैं तीव्र औद्योगिकीकरण होगा तो उसमें बहुत से लोगों की जो है फिर नौकरियां जाएंगी, बहुत कुछ होता। वो विरोध किया, बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन मैं ये कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं कहीं पे महात्मा गांधी बहुत गलत होते थे। चलिए महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी ऊपर ही वाला था, 36 क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया। चलिए फिर 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश, 2019 का क्वेश्चन है, खत्म करते हैं। ये पेमा खांडू थे, वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू। 2019 का ही क्वेश्चन 38वां है, ये चक्रवात फानी आया था। इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी 2019 में किस टीम ने जीता था? अब 2019 की बात कर रहा है तो 2019 में किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। 40 नंबर, मई 2019 में केंद्र सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय, 2019 का क्वेश्चन है, फालतू में इतना लंबा पढ़ ही रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने उस समय किया था। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर में भी 2019 का ही क्वेश्चन है। चलिए 41 नंबर को भी देखते हैं। 2019 का ये मालदीव में था। फिर एक प्रसिद्ध 49 वर्षीय दीर्घानुभवी नेपाली शेरपा जिन्होंने मई 2019, फिर वही मई 2019 की बात आ गई तो ये कामी रीता थे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 2019 करंट के क्वेश्चन है, इनको पढ़ के और इनके ऊपर टाइम खराब करने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय पे हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। बस पेपर था तो पेपर में आपको दिखाने के लिए देखिए कि करंट के क्वेश्चन कितने आते हैं। चलिए फिर देखिए 43 नंबर में 2019 का क्वेश्चन है, 2018-19 का क्वेश्चन है, तो इसमें उस समय पे 283.37 मिलियन टन था। बात खत्म। 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया था? ये उस समय के लिए था तो केरल ने किया था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 की बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पे 15.87
ये देखिए करंट के क्वेश्चन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं, तो आप लोग अपने आप को तैयार करके जाइएगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या था? हाँ, ये ज़रूर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी भी नहीं बदला गया है। ये 2011 के अनुसार अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहा है। तो जो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो था वो कितना था? 902 था दोस्तों। कितना था? 902। ठीक है, चलिए। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था, कितना था? 972। और सबसे कम हरियाणा में 834। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है तो दोस्तों देखिए करेवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू। दोस्तों ये अराकू जो पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय में स्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, मार्गरेट आल्वा या सरोजिनी नायडू। तो स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की राज्यपाल थी ये बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला भी कहा जाता है। चलिए 49 नंबर देखिए, IMD विश्व प्रसिद्ध 2019 जैसे देखा तुरंत छोड़ दीजिए, ये उस समय पे 43वीं रैंक थी। फिर 50 नंबर भी देखिए 19वीं की है। बम्बई शेयर बाजार में मई 2019 में अपनी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों ये नियुक्त की गई थी जयश्री व्यास को। ठीक है, इसके देखिए जो 150 क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने जो है पेश कर दिया। यहाँ पे देखिए इस 150 क्वेश्चन में करंट के क्वेश्चन, यूपी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए, कंप्यूटर आया है। आपका वीडियो का भी पेपर सेम ऐसे ही आएगा। आपको देखिए 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, 7 से 10 क्वेश्चन आपको उसके करंट के देखने को मिलेंगे। यूपी का भी पोर्शन कम से कम 5 पोर्शन कम यूपी का होगा। ठीक है, महात्मा गांधी के ऊपर आपको कम से कम नहीं 3 क्वेश्चन महात्मा गांधी के ऊपर देखने को मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलेंगे। तो आप इन चीज़ों को जरूर तैयार करके जाइएगा। इतना मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतने पोर्शन को तैयार कर लेते हैं, करंट, यूपी और कंप्यूटर, महात्मा गांधी, हड़प्पा सभ्यता और हाँ, ये 6-7 टॉपिक हैं जो मैंने बताए हैं। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो हाँ। और संविधान में एक चीज़ मैं बता दूँ, संविधान में जो कुछ स्टार्टिंग की चीज़ थी, जैसे प्रस्तावना, भाग और अनुसूचियाँ, और कि ये संविधान के जितने भी स्रोत हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, अगर आप ये याद करके जाते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन ऐसे ही हवा में आप सही कर लेंगे। बाकी उसके अलावा बाकी चीज़ें आपने तैयार कर ही रखी होंगी, तो उससे आप 10 क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ से 50 में 35 क्वेश्चन सही करते हैं तो इतनी गारंटी है कि आपके 215 से ऊपर नंबर जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।